मैं एक बार फिर अम्मा से बोला, लोग किराए के मकान से अपने मकान में रहना चाहते हैं और तुम अपने मकान से किराए के मकान में रहना चाहती हो। इसीलिए कहते हैं स्कूल पढ़ना लिखना बहुत जरूरी है। इतने में पिताजी भी बरामदे से बीड़ी फूंकते हुए बोले, तुम दोनों बेटे अपनी माँ का कहना मान लो, क्योंकि अब तक मैं भी तुम्हारी माँ का कहना मानता हुआ आ रहा हूँ। आज तक इस घर में तुम्हारी अम्मा के फैसले ही होते आए हैं। अभी जाओ और दूसरे शहर में किराए का घर तुरंत ढूंढ कर आ जाओ। अब हम दोनों भाई बुरी तरह फंस चुके थे। पिताजी और अम्मा की आज्ञा का पालन करना हमारा कर्तव्य बन चुका था। हम दोनों भाई मोटरसाइकिल स्टार्ट करने लगे। तब अम्मा ने कहा, मोटरसाइकिल यहीं खड़ी करो और पैदल जाओ। थक जाओ तो बस का सहारा लो। अब हम क्या करते? मोटरसाइकिल घर पर खड़ी करके हम दोनों भाई पैदल ही चल पड़े। दूर तक एक शहर में काफी खोजबीन करने के बाद हमें किराए का घर मिल गया, जिसमें 3 बड़े कमरे थे। हमने हिसाब लगाया, एक कमरे में अम्मा बाबूजी और दूसरे कमरे में बड़े भैया और भाभी जी और तीसरे कमरे में मैं और मेरी घरवाली। इसीलिए 3 कमरे ठीक रहेंगे। कमरे का किराया 4,500 रुपये था। हमने मकान मालिक को कमरा पसंद आने पर शगुन के तौर पर 100 रुपये भी दे दिए। मकान मालिक ने कहा, हमारा कमरा काफी दिनों से खाली पड़ा हुआ था, तुम चाहो तो आज ही सामान ले आओ, किराया कल सुबह तक दे देना और हम घर की तरफ लौट चले। अम्मा ने रात घर खाली कर दिया और कुछ ज़रूरत का सामान एक टेम्पो में भरवा कर किराए के मकान पर हमें साथ लेकर चल पड़ी। किराए के कमरे पर आकर हम दोनों भाई रात भर झाड़ू पोछा लगाते रहे और जो सामान लाए थे उसे घर में सजा दिया। एक छोटा सा पलंग, कुछ पुराने से बर्तन, 2-4 चादर, तकिए और पहनने के लिए कुछ 2-4 जोड़ी कपड़े। सुबह होते ही मकान मालिक तुरंत दौड़कर आ गया। अम्मा को देखते ही कहा, राम राम ताई, आपने रात को ही किराए के कमरे पर कब्जा कर लिया। तब अम्मा कहने लगी, हम तो शहर में जहाँ रहते थे वहाँ भी किराए के मकान में रहते थे, लेकिन वहाँ के मकान मालिक ने किराया बढ़ा दिया है, इसलिए मजबूर होकर हमें आपके यहाँ रहने के लिए आना पड़ा। तब मकान मालिक ने कह दिया, अभी इस बस्ती की बसावट चल रही है, नाम के लिए शहर है, इसीलिए पूरा का पूरा गांव यहाँ घरों में पानी नहीं आता। पानी का टैंकर आता है, बहुत लंबी लाइन लगती है लोगों की, आपस में मारामारी भी हो जाती है। बिजली के तो पूछो ही मत, एक बार चली गई फिर ना जाने कब आएगी। और खाने पीने के लिए यहाँ पर दूर दूर तक कोई दुकान नहीं है और बरसात के दिनों में सड़कों में घुटनों तक पानी भर जाता है, इसीलिए कोई यहाँ पर रहने के लिए राजी नहीं होता। लेकिन आपके दोनों बेटों ने हमारा घर किराए पर लेकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है। यहाँ पर आसपास बहुत से लोगों ने मकान बना रखे हैं, लेकिन रहता कोई नहीं है। सबको इंतजार है जब इस बस्ती में विकास हो जाएगा, तभी सब लोग यहाँ पर रहने के लिए आएंगे। अम्मा ने पूरी बात सुनने के बाद मकान मालिक को महीने भर का पूरा किराया दे दिया और कहा, आगे से अब किराया मेरे दोनों बेटे देंगे, नवीन और नेकराम। मकान मालिक रुपए लेकर चला गया। मकान मालिक के जाने के बाद अम्मा ने बड़े भैया से कहा, मैं जानती हूँ तुम दोनों ने जानबूझकर यहाँ पर किराए का कमरा लिया है ताकि मैं घबरा जाऊं और तुम दोनों से कहूँ चलो वापस अपने मकान में चलते हैं, लेकिन मेरा फैसला अटल है। अम्मा की बातें सुनकर हम दोनों भाइयों के पसीने निकल आए। हमें समझ नहीं आ रहा था आखिर अम्मा चाहती क्या है।
अपना घर होते हुए हमें किराए के मकान में क्यों ले आई। दिन बीतने लगे, पूरे 15 दिन बीत चुके थे। वहीं पास में एक मंदिर था, वहाँ एक पुजारी रहा करते थे। अम्मा हम दोनों भाइयों को उस मंदिर में ले गईं और वहाँ एक पंडित जी से मिलवाया। अम्मा ने पंडित जी को बताया, मैं अपने दोनों बेटों की शादी करना चाहती हूँ। इस मंदिर के बाहर लिखा हुआ है, यहाँ पर शादी भी करवाई जाती है। तब पंडित जी बोले, हाँ हाँ, मैं ही शादी करवाता हूँ। तब अम्मा ने कहा, ये मेरा बड़ा बेटा नवीन है, सेल्समैन है, साइकिल से सेल्स करता है, हर मेडिकल स्टोर पर दवाइयों की ठीक ठाक कमा लेता है। महीने के 10,000 तो कभी 11,000 रुपए। और ये जो दूसरा बेटा खड़ा है, इसका नाम नेकराम है, ये सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। ये भी महीने के 10 से 12,000 रुपए कमा लेता है। रमेश मकान मालिक के हम नए किराएदार हैं। पंडित जी ने कहा, रमेश जी को तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ। जब मेरा मंदिर बन रहा था तब उनका मकान भी बन रहा था, आज से 15 बरस पहले। ठीक है, आप अपने दोनों बेटों की एक एक फोटो मुझे दे दीजिए और मेरी फीस ज़्यादा नहीं है, बस मंदिर आते रहिए और ईश्वर के दर्शन करते रहिए, यही मेरी फीस है। घर आकर मैंने अम्मा से कहा, मुझे नहीं लगता इस जन्म में हमारी शादी होगी। 15 दिन और बीत चुके थे। ड्यूटी से आने के बाद मोमबत्ती जलाकर अम्मा खाना पकाती। सुबह हमें पानी के टैंकर से पानी भरना पड़ता और पिताजी की बीड़ी लाने के लिए मुझे 1.5 किलोमीटर दूर जाना पड़ता। सड़कें भी ऐसी गड्ढों वाली कि वहां पर साइकिल चलाना भी कठिन था। कभी कभी तो हम दोनों भाई सोचते कि आखिर हमें ऐसी अम्मा क्यों मिली। ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर इस वीरान बस्ती में रहना पड़ रहा है, आखिर क्यों। 1 महीने के बाद पंडित जी हमारे घर पहुँचे। शाम का वक्त था, हम सभी लोग घर पर ही मौजूद थे। पंडित जी ने 2 लड़कियों की तस्वीर दिखाकर कहा, बहुत ढूंढने के बाद 2 रिश्ते हाथ आए हैं। तुम्हारे बड़े बेटे के लिए बबीता नाम की लड़की देखी है, जो जॉब करती है, और उसकी छोटी बहन सविता, वो अभी पढ़ाई कर रही है। पढ़ाई करके वो भी जॉब करना चाहती है। मैंने बता दिया, लड़के वाले गरीब हैं, किराए के मकान में रहते हैं, छोटी मोटी नौकरी करके गुजारा करते हैं, सीधे साधे हैं। घर में एक माता जी हैं जिन्हें सब अम्मा कहते हैं, और लड़कों के पिताजी भी हैं। लड़की वालों ने साथ साथ कह दिया है, हम कोई दहेज नहीं दे सकते। तब अम्मा ने कहा, हमें दहेज नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लड़कियां चाहिए। पंडित जी ने प्रस्ताव लड़की वालों के घर भिजवा दिया। अगले ही दिन लड़की की माताजी और उनके पिताजी हम दोनों भाइयों को देखने के लिए हमारे घर किराए के मकान पर ही आधम के। लड़की के पिताजी का हमने स्वागत किया चाय पानी से, और लड़की की माताजी को मिठाई खिलाकर मुंह मीठा किया गया। पंडित जी भी बगल में ही बैठे थे, उन्हें भी एक लड्डू खिलाया। लड़की के पिताजी बोले, हम कब से अपनी बेटियों के लिए लड़के खोज रहे थे। पहले तो हमने सोचा कि हमारी बेटियां किसी बड़े मकान में चली जाएं, लेकिन जितने भी बड़े मकान मिल रहे थे सब दहेज की मांग कर रहे थे। थक हार कर हमने खोजबीन करना बंद कर दिया, और परसों ही पंडित जी हमारे पास आए, कहने लगे, बेटियों की उम्र निकल रही है, हाथ पर हाथ धरने से कुछ नहीं होगा। मेरे पास 2 लड़के हैं, किराए के मकान में रहते हैं, मेहनत मजदूरी करके 2 पैसे कमा ही लेते हैं, और सुख दुख तो सब भाग्य का खेल है। तब हमने भी पंडित जी की बात मान ली और कहा, अब हमारी बेटियों के भाग्य में किराए के मकान में ही रहना लिखा है।
सारी उम्र बचपन से जवानी तक किराए के मकान में पली बड़ी, अब शादी के बाद भी किराए के मकान में रहना पड़ेगा। लेकिन अगर हम वर वालों की तरफ से उनका अपना मकान खोजते रहे तो हमारी बेटियां सारी उम्र कुंवारी ही रह जाएंगी। पंडित जी ने कहा, अब इधर उधर की बातें ना कीजिए, शादी की तारीख तय कर लीजिए। 2 दिन बाद शादी की तारीख तय हो गई। 9 दिसंबर की तारीख निकल पड़ी। पंडित जी ने लिख कर दे दिया और गुण भी मिला दिए। सब ठीक ठाक है, शुभ मुहूर्त है, देर नहीं होनी चाहिए। इतना कहकर पंडित जी मंदिर की तरफ चल पड़े। अम्मा घर सजाने में लग गईं। शादी को 1 महीना रह गया था। धीरे धीरे शादी का दिन निकट आ चुका था। शादी के कार्ड मोहल्ले में बढ़ चुके थे। दिसंबर का महीना भी आ गया। शादी के सिर्फ 2 दिन रह चुके थे। अम्मा ने किसी भी रिश्तेदारों को शादी का कार्ड नहीं दिया। यह देखकर हमें बड़ा ताज्जुब लगा। तब हमारे पूछने पर अम्मा ने बताया, पहले शादी हो जाने दो, शादी के 3 महीने के बाद पार्टी करेंगे और पूरे रिश्तेदारों को बुलाएंगे अपने उसी पुराने मकान में जो शहर में हमारा अपना मकान है। अम्मा की बातें हमें समझ नहीं आई। खैर, अम्मा का फैसला हमें मानना ही पड़ेगा। हमारी शादी को 15 दिन बीत चुके थे। घर में 2 बहुएं आ चुकी थी। घर की साफ सफाई और घर का सारा कामकाज उन्होंने अपने जिम्मे पर ले लिया। पानी के टैंकर से बड़े बड़े बर्तनों को भरना, बिजली चले जाने पर मोमबत्ती जलाकर गैस चूल्हे पर खाना पकाना। एक दिन दोनों बहुएं ने अम्मा से कहा, मम्मी जी, हम चाहते हैं हम पढ़ी लिखी हैं। अब हम जैसे पहले नौकरी करती थीं फिर नौकरी करना चाहती हैं। थोड़े बहुत पैसे इकट्ठे करके हम जमा करेंगे और शहर में थोड़ी ज़मीन खरीद लेंगे। कम से कम इस किराए की ज़िंदगी से तो छुटकारा मिलेगा। हर महीने लपक कर किराया आ जाता है और 4,500 रुपये पानी में चले जाते हैं। अगर हमारा अपना मकान होता तो हमें कभी किराया न देना पड़ता। तब अम्मा ने कहा, तुम कितने रुपए जोड़ सकती हो? तब उन्होंने कहा, हम रोज के 50 रुपये जमा कर सकती हैं। हम दोनों बहनें मिलकर महीने के 30,000 रुपये जमा कर सकती हैं। और उन्होंने 1 महीने में अम्मा के हाथ में 30,000 रुपये रख दिए और अम्मा से कहा, मम्मी जी, हमारी सहेलियों ने तो बहुत मना किया था कि तुम जिन लड़कों से शादी करना चाहती हो वो किराए के मकान में रहते हैं, बहुत गरीब हैं वे, उनसे शादी करके तुम बहुत पछताओगी। लेकिन हमें अपने माता पिता से संस्कार मिले हैं। लड़का गरीब हो लेकिन पढ़ा लिखा हो, नशे से दूर हो, यही सबसे बड़ी पूंजी होती है। अम्मा बड़ी गौर से उनकी बातें सुन रही थी। तब अम्मा ने कहा, तुम बस दुखों से मत घबराना, ईश्वर तुम्हारे लिए कुछ अच्छा ही सोच रहा होगा। शादी के 3 महीने बीत चुके थे। एक रात चुपके से अम्मा ने हम दोनों भाइयों को बुलाया और कहा, अब वक्त आ गया है, हमें अपने घर चलना चाहिए। इन 3 महीनों में तुम्हारी पत्नियों ने मेरी खूब सेवा की और तुम्हारे बाबूजी की अच्छे से देखभाल की, इसलिए तुम्हारी दोनों बहुएं मेरी कसौटी में खरी उतरी। जब उन्हें पता चलेगा कि शहर में उनके पतियों का खुद का अपना घर है, शायद वो खिल जाएं। एक तरफ उन्हें दुख भी होगा, आखिर इतनी बड़ी बात क्यों छुपाई, लेकिन एक तरफ खुशी भी होगी। अगली सुबह एक टेम्पो खड़ा हुआ था और हम दोनों भाइयों ने अपनी अपनी बीवियों से कहा, हमें ये किराए का कमरा खाली करना है, आज ही हम दूसरे शहर की तरफ जा रहे हैं। हम सभी लोग सामान लाद कर टेम्पो में बैठ गए और टेम्पो फिर वहीं पुराने शहर की तरफ चल पड़ा।
टेम्पो ड्राइवर गाड़ी को कच्ची पक्की सड़क से अब तक पक्की सड़क पर ले जा चुका था। लगभग 1 घंटे बाद टेम्पो एक बड़े से मकान के सामने रुका, जिसके दरवाजे पर ताला लटक रहा था। मकान के बाहरी दीवारों पर जगमग करती लाइटों की लड़ियां लटक रही थीं। सामने खाली मैदान पर बहुत बड़ा टेंट लगा हुआ था, जहां पर हलवाई तरह तरह के व्यंजन बनाने में लगे हुए थे। टेम्पो रुक गया। दोनों बहनें सहमी सी टेम्पो से नीचे उतरी। अम्मा और बाबूजी समेत हम दोनों भाई भी टेम्पो से नीचे उतर चुके थे। आसपास के मोहल्ले के रहने वाले पड़ोसियों ने हमें घेर लिया। अम्मा के साथ 2 अजनबी महिलाओं को देखकर कहने लगे, अम्मा जी प्रणाम। आपके साथ ये 2 छोरियां सुंदर सी कौन है और 3 महीनों से आप लोग कहाँ गुम थे? हमें तो लगा आप लोग अपना मकान बेचकर कहीं चले गए हैं। सारे मोहल्ले में इसी बात की चर्चा थी और तुम्हारे घर के सामने इतना बड़ा टेंट न जाने किसका लग रहा है, जैसे आज किसी की पार्टी हो। अम्मा ने दरवाजे का ताला खोलते खोलते सारी राम कहानी अपने पड़ोसियों को बता दी। अम्मा की बातें सुनकर सब पड़ोसी हैरान थे। अम्मा ने बताया, शाम को मेरे बेटों की शादी की खुशी में पार्टी है। ये टेंट हमारा ही लग रहा है। शाम को आप सभी लोगों को निमंत्रण है, जरूर आना। दरवाजे का ताला खुलते ही अम्मा ने अपनी दोनों बहुओं को बाहर देहरी पर ही रोक लिया। जल्दी से एक थाली में स्वागत के लिए चंदन रोली और गंगा जल का इंतजाम कर दिया। अम्मा ने अपनी दोनों बहुओं का रीति रिवाज के अनुसार गृह प्रवेश करवाया। मोहल्ले की अनगिनत महिलाएं भी इकट्ठी हो चुकी थीं। धीरे धीरे मोहल्ले की भीड़ बढ़ती चली गई। सभी लोग दोनों बहुओं की मुंह दिखाई के लिए बेचैन थे। अम्मा ने अपनी दोनों बहुओं के लिए पहले से ही गहने और महंगी साड़ियों का प्रबंध कर दिया था। दोनों बहनें अभी भी कुछ समझ नहीं पा रही थीं। उनकी आवाज़ गले में ही अटक गई। आखिर इतना बड़ा राज अम्मा ने हमसे छुपाया क्यों? अम्मा ने सभी रिश्तेदारों को भी निमंत्रण दे दिया कि आज शाम को पार्टी है। दोनों बेटों की शादी हो चुकी है, शाम को जरूर आना है। कुछ रिश्तेदार तो खुश थे, लेकिन कुछ रिश्तेदार नाराज थे। आखिर उन्हें बिना बताए अम्मा ने अपने बेटों की शादी कैसे कर दी और न जाने किन अनजान लड़कियों से, और हमें बताया तक भी नहीं। बहुत से रिश्तेदार और पड़ोसियों के तो मुंह फूल चुके थे, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, शादी तो हो गई। पार्टी में आना भी पड़ेगा। शाम हुई। दोनों बहनें दुल्हन के जोड़े में सजी हुई पार्टी में पहुंची। वहां पर एक मंच भी था और एक माइक की व्यवस्था भी थी। अम्मा मंच पर पहुंची और बाबूजी को साथ खड़ा करते हुए बोले, मैं जानती हूँ आप लोगों के दिलों में कई तरह के सवाल पैदा हो रहे होंगे। मैं कुछ अलग करना चाहती थी। आजकल के बिचौलिए पैसों की लालच में गलत रिश्ते करवा देते हैं। शादी एक प्यार का बंधन होता है, जहाँ एक लड़का और एक लड़की अपने जीवन की शुरुआत करते हैं, अपना एक नया घर बसाते हैं, अपना एक परिवार बनाते हैं। मैं चाहती थी जो भी लड़की हमारे घर बहू बनकर आए, वो मेरी दौलत और मेरे मकान से नहीं, मेरे बेटों से प्यार करे। बस उन्हीं लड़कियों की खोज में मैं 3 महीने किराए के मकान में रही और अपने बेटों से भी कड़ी मेहनत करवाई, ताकि उन्हें भी किराए की जिंदगी का एहसास हो। किराए की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है, ताकि कभी भविष्य में मेरे बेटे मकान को बेचने की और बंटवारे की कभी बात न करें। इस तरह की कल्पना भी उनके जहन में न आ सके। अक्सर शादी के बाद छोटी छोटी बातों को लेकर परिवार बिखर जाते हैं,
मनों में इतनी गुस्सा भर जाती है कि मकान बेचकर बंटवारा करके किराए पर रहना पसंद करते हैं, लेकिन एक साथ रहना उन्हें गवारा नहीं होता। संगठन और एकता में बहुत ताकत होती है। बाहरी व्यक्ति जल्दी उंगली नहीं उठा सकता। सास बहू को हमेशा मिलकर रहना चाहिए और पति पत्नी को भी। जिन लड़कियों को बिना मेहनत किए ही सब कुछ कोठी बंगले गाड़ियां नसीब हो जाती हैं, वो उन चीजों की कदर नहीं करती। अगर आपको सड़क पर 100 का नोट मिल जाए तो आप उस नोट को पानी की तरह खर्च कर देंगे, लेकिन अगर 100 का नोट आपको कड़ी मेहनत करने के बाद मिले तो आप उस नोट को बहुत संभाल कर रखोगे और जहां सख्त जरूरत होगी वहां खर्च करोगे। ठीक उसी तरह जिन लड़कियों की कड़ी कठिनाइयों से शादी होती है, जिन लड़कियों ने बहुत दुख देखे होते हैं, उन्हें ससुराल में छोटे मोटे दुख तो उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। अगर हम दुख की बात करें तो दुख क्या है? जब हम किसी चीज में कामचोरी करते हैं तो वहाँ दुख उत्पन्न होता है। जब हम मनमानी करते हैं, किसी बड़े का कहना नहीं मानते तो वहाँ दुख उत्पन्न होता है। दुख हमारी गलतियों की वजह से ही हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है और हम दूसरों को दोषी ठहराते हैं। भले ही हमारे पास कोठी बंगले हो, महल हो, गाड़ियां हो, लेकिन हमें अपने बेटे बेटियों को घर पर बिठाकर निकम्मा नहीं बनाना चाहिए। मेहनत करने वाले ही काम की कदर करते हैं और काम करने वाले ही रुपयों की कदर करते हैं। कभी कभी राजा को भी मजदूर बनकर काम करना चाहिए। हमारे देश के ऐसे कई महापुरुष हैं जिनके बड़े बड़े महल थे, लेकिन उन्होंने अपने महल त्याग दिए और जंगलों में भटकते रहे। आज की पीढ़ी तो घर से निकलना ही नहीं चाहती। सारी सुविधाएं घर में ही चाहिए, इसीलिए आजकल के बच्चे आलसी होते जा रहे हैं। प्रभु श्री राम 14 बरस के लिए अपना राजपाट महल छोड़कर जंगल में रहने के लिए चले गए थे, इसीलिए आज भी उनका गुणगान किया जाता है। जिंदगी में कुछ पाना है तो खोना भी जरूरी है। एक बार अपना सुख त्याग कर देखो, न जाने आपके भीतर कितनी शक्तियों के खजाने आ जाएंगे। जीने की कला और जीने के रहस्य आप लोगों को भली भांति ज्ञान हो जाएगा। सुख की तरफ मत भागो, दुख में ही सुख छुपा हुआ है। यही ईश्वर की लीला है। जो इस भेद को समझ गया उसका बेड़ा पार है। जब किसी को हीरे चाहिए होते हैं तो उसे समुद्र की गहराइयों में जाना होता है। समुद्र के किनारे बैठने से कुछ हासिल नहीं होता। पेट भरे को भोजन देने से कभी पुण्य नहीं मिलता, लेकिन भूखे को 2 रोटी देने से पुण्य अवश्य मिलता है। जिस तरह रेगिस्तान में रहने वाले लोगों को पानी की एक एक बूंद की कीमत मालूम होती है, लेकिन शहरों में रहने वाले पानी की कीमत क्या जाने। मैं अपनी दोनों बहुओं को ऐसी जगह से खोज कर लाई हूँ जो इतिहास में आज तक किसी ने ना किया होगा। शादी के समय हर कोई लंबी लंबी फेंकता है, बेटों की नौकरी और बिजनेस बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। लड़की वाले भी कम नहीं हैं, लड़कियों की खूब तारीफ करते हैं और बिचौलियों को सब पता होता है, लेकिन उसे क्या, उसे अपनी फीस से मतलब होता है। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, अपने बेटे बेटियों की शादी के लिए खुद आगे बढ़कर रिश्तों की तलाश करें। बड़े घरों में शादी के लिए हजारों रिश्तों की लाइन लगी होती है, लेकिन छोटे घर की तरफ कोई झांकता भी नहीं। बस यही धोखा सबसे बड़ा धोखा है। आप लोग मुझे जैसा भी समझो, अपने दिल में मेरे बारे में कुछ भी सोचो,
3 महीने तक मैंने भी पानी के टैंकर से पानी भरा है। भले ही पैसा आपकी अलमारियों में भरा पड़ा हो, लेकिन अपने बच्चों को परिश्रमी बनाएं। किताबी ज्ञान के साथ साथ सामाजिक कार्यों में हाथ बटाने की कला भी सिखाएं। सास बनने के बाद भी कभी कामचोरी मत कीजिए। जितने हाथ पैर चलते रहेंगे, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा और बड़ों को देखकर छोटे भी घर के कामकाजों में लगे रहेंगे। अब आप लोग गर्मा गर्म खाना खाइए और मेरे बच्चों को आशीर्वाद दीजिए। अम्मा की बात सुनकर सब खामोश टकटकी लगाए सुनते रहे। सब लोगों के मन की कड़वाहट अम्मा ने निकाल दी। खाने के ढक्कन खुल चुके थे। सबने पेट भर के खाना खाया और आशीर्वाद दिया और सब लोग अम्मा की अकल की तारीफ करते करते अपने घर की तरफ चल दिए। लेकिन सोचते जा रहे थे कि आखिर हम अम्मा की तरह ऐसा कर पाएंगे या नहीं। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।